नमस्कार दोस्तों। आज आपका अपना दीपक अग्रवाल एक और कहानी ऐसी लेकर आया है जो आप सबको हिला देगी। यह कहानी या यह घटना सच्ची क्राइम की घटना तेलंगाना की है और वर्ष 2017 की है। कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 2017 दिन 27 नवंबर। एक 28-30 साल की महिला अपने साथ एक जले हुए व्यक्ति को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। उस व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उसके चेहरे और कंधे पर एसिड फेंक दिया हो, तेजाब का हमला किया हो। महिला उसे हैदराबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल में लेकर पहुंचती है। महिला अपना नाम स्वाति रेड्डी और उस आदमी का नाम सुधाकर रेड्डी बताती है। स्वाति ने बताया कि सुधाकर उसका पति है और उस पर किसी ने एसिड अटैक कर दिया है, यानी कि तेजाब फेंक दिया है। सुधाकर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, चेहरा बुरी तरह से झुलस चुका है और स्वाति के द्वारा इसकी जानकारी अपने देवर और अपनी सास को भी दी जाती है। जैसे ही परिवार के लोगों को यह जानकारी मिलती है तो परिवार के लोग यानी कि स्वाति का देवर और उसकी सास भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर्स के द्वारा सुधाकर का इलाज शुरू कर दिया जाता है और सुधाकर के चेहरा पूरी तरह से झुलसे होने के कारण अब उसका चेहरा पूरी तरह से पट्टियों से ढका हुआ है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कंधे पर भी पट्टियां हैं। आपको बता दें कि इमरजेंसी में सुधाकर का इलाज करने के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। सुधाकर की जो तबीयत है उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगता है। हालांकि 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी सुधाकर ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने परिवार के लोगों को उसकी अच्छे ढंग से देखभाल करने की भी सलाह दी। जैसा कि मैंने बताया कि जब स्वाति के द्वारा इसकी सूचना उसकी सास और अपने देवर को देती है तो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और जो सुधाकर की मां है वो सुधाकर का पूरी तरह से ध्यान रखती है। सुधाकर और स्वाति पति पत्नी है और स्वाति भी अपने पति का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। सुधाकर की मां अपने घर का बना हुआ लिक्विड फूड लेकर आती है क्योंकि दूसरा भोजन सुधाकर नहीं कर सकता था। उसकी तबीयत में अभी पूरे तरह से सुधार नहीं हुआ था। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद सुधाकर की तबीयत में सुधार होने लगता है। मैंने बताया कि सुधाकर की मां अपने घर से लिक्विड फूड लेके आती है और एक दिन सुधाकर की मां अपने घर से मटन सूप लेकर आती है और मटन सूप सुधाकर को बहुत ज्यादा पसंद था। अगर वो खाना खा लेता था तो भी अगर उसे कोई मटन सूप देता था वो बहुत खुशी से पीता था। मगर जिस दिन उसकी मां हॉस्पिटल में मटन सूप लेकर आई तो सुधाकर ने पीने से साफ मना कर दिया। उसका व्यवहार बड़ा अजीब लगा सबको। वहीं उस वार्ड में यानी कि जहां पर सुधाकर एडमिट था वहां पर सुधाकर का छोटा भाई भी खड़ा था। उसे अपने भाई का व्यवहार बड़ा अजीब लगा और वो सोच रहा था कि सुधाकर ने मटन सूप के लिए कैसे मना कर दिया, क्योंकि मटन सूप इसे तो बहुत ज्यादा पसंद था। मगर जैसे तैसे सुधाकर ने जैसे ही मटन सूप पीने के लिए मना किया तो उसकी मां को भी काफी बुरा लगा। मगर सुधाकर की तबीयत को देखते हुए सभी चुप रहे। धीरे धीरे सुधाकर की तबीयत में सुधार होता रहा। वो अब थोड़ा बहुत बोलने लग गया था और चलने फिरने भी लग गया था। मगर जो सुधाकर का भाई था उसे अपने भाई का व्यवहार, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल अलग लग रही थी। सुधाकर के भाई को ऐसा लग रहा था कि जैसे हॉस्पिटल में जो एडमिट शख्स है जिसे स्वाति अपना पति बता रही है वो उसका भाई है ही नहीं, वो स्वाति का पति है ही नहीं। फिर उसने 1-2 दिन और वेट किया। उसने हर चीज को नोट किया सुधाकर के भाई ने, मगर हर बार उसे उसके भाई का व्यवहार अलग ही दिखाई देता। और जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतनी बड़ी घटना होगी तो जाहिर सी बात है कि रिश्तेदार भी हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते होंगे। तो सुधाकर के रिश्तेदार भी जब हॉस्पिटल में मिलने आते तो सुधाकर जब उनसे बात करता तो ऐसा लगता कि जैसे वो उनसे पहली बार मिल रहा है। वो किसी को ढंग से जानता भी नहीं है। उसका जो व्यवहार था उसके भाई को काफी अखरने लगा। उसके भाई को धीरे धीरे शक होता गया कि भाई ये जो शख्स हॉस्पिटल में एडमिट है ये उसका भाई हो ही नहीं सकता, और अगर उसका भाई है तो उसका व्यवहार इतना बदला हुआ क्यों है। फिर
जो सुधाकर का भाई है उससे रहा नहीं गया। और मैं आपको एक बात और बता दूं इसमें आगे बढ़ने से पहले कि जब नवंबर में यानी कि 27 नवंबर को जब सुधाकर पर अटैक हुआ था, एसिड अटैक हुआ था, और लगभग अब दिसंबर का पहला सप्ताह शुरू हो गया है, तब से लेके अब तक किसी ने भी इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी और न ही पुलिस हॉस्पिटल में आई थी। जबकि स्वाति का कहना यह है कि वो दोनों घूमने गए हुए थे और अचानक से कुछ लोगों ने उस पर एसिड अटैक कर दिया है, सुधाकर पर एसिड अटैक कर दिया है। और इतना बड़ा हादसा होने के बाद, इतना बड़ा अटैक होने के बावजूद भी स्वाति ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। ये सुधाकर के भाई को काफी अजीब लगा। मैंने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में सुधाकर के भाई को काफी गहरा शक हो गया कि भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और वो दिसंबर के पहले सप्ताह में से किसी एक दिन अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में गया और सुधाकर के भाई ने पुलिस को बताया कि उसके भाई पर किसी ने एसिड अटैक कर दिया है। जब इंस्पेक्टर ने पूछा कि भाई ये घटनाक्रम कब का है, तो सुधाकर के भाई ने कहा कि ये 27 नवंबर की बात है। तो इंस्पेक्टर को भी काफी हैरानी हुई कि भाई 27 नवंबर को अटैक हुआ है और ये लगभग एक हफ्ते बाद पुलिस स्टेशन आया है जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है। तब उससे कारण पूछा इंस्पेक्टर ने सुधाकर के भाई से भी देरी क्या हुई, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसने पुलिस को बताया कि जो शख्स हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे स्वाति अपना पति बता रही है, उसका रवैया, उसका बात करने का तरीका, उसकी बोलचाल, चलने का तरीका उसके भाई सुधाकर से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। उसका व्यवहार भी नहीं बदलता, क्योंकि सुधाकर काफी हंसमुख था और जब भी कोई उसे मिलता था वो बड़ा खुश होकर हंसी मजाक करते हुए मिलता था। और मटन सूप तो उसको इतना पसंद था कि वो कुछ भी हो जाए मटन सूप को छोड़ता तक नहीं था। जब सुधाकर के भाई ने इंस्पेक्टर को ये सब बातें बताई तो पुलिस को भी काफी हैरानी हुई, इंस्पेक्टर को भी बड़ी हैरानी हुई। मगर इंस्पेक्टर ने सोच लिया कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन वे खुद करेंगे, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग मामला है। यानी कि एक शख्स पर एसिड अटैक होता है, उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और स्वाति अपने पति की पहले से भी ज्यादा केयर करने लग गई है। और वहीं दूसरी ओर उस घायल व्यक्ति का भाई यानी कि सुधाकर का भाई कहता है कि वो सुधाकर हो ही नहीं सकता। उसका शक था कि वो बंदा सुधाकर नहीं है। फिर इंस्पेक्टर ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, मगर इन्वेस्टिगेशन थी वो चुपचाप की जा रही थी, एक गुप्त तरीके से की जा रही थी, ताकि किसी को शक ना हो और जो भी इस घटना का आरोपी है वो बच ना जाए। इंस्पेक्टर ने सुधाकर के भाई को उस समय कहा था कि अगर तुम पहले बताते, यानी कि 27 नवंबर को ही पुलिस को अगर सूचना देते थे तो आरोपियों को पकड़ा जा सकता था। मगर एक हफ्ता बीत जाने के बाद आरोपी को भागने का पूरा मौका मिला है, कहीं भाग ना जाए। मगर फिर भी पुलिस के लिए ये मामला काफी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग था। इंस्पेक्टर ने जो हॉस्पिटल में एडमिट व्यक्ति था उसका डीएनए चेक करवाने की सोची, मगर डीएनए जांच का एक लीगल प्रोसेस होता है, हम सभी जानते हैं, जो सरेआम पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पुलिस इस जांच को गुप्त रखना चाहती थी, गुप्त तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी। फिर एक दिन यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ही इंस्पेक्टर ने सुधाकर के भाई की सहायता से हॉस्पिटल में एडमिट व्यक्ति के फिंगरप्रिंट ले लिए। और फिंगरप्रिंट लेने के बाद जब हॉस्पिटल में लिए गए उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट को सुधाकर के आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट से मिलाया गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि जो शख्स हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट था उसके फिंगरप्रिंट सुधाकर से बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। जैसा कि सुधाकर के भाई को शक था कि वो बंदा उसका भाई नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट व्यक्ति उसका भाई नहीं है, और फिंगरप्रिंट ने ये चीजें साबित कर दी। पुलिस भी हैरान कि जिस शख्स की सेवा स्वाति अपना पति मानकर बड़े ही लगन के साथ कर रही है वो हकीकत में सुधाकर है ही नहीं। और स्वाति के द्वारा इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दिए जाने पर पुलिस की शक की सुई है जो सीधी स्वाति पर आकर टिक गई। पुलिस ने स्वाति को पुलिस स्टेशन बुलाया और पूछताछ की तो स्वाति ने कहानी वही बताई कि वो अपने पति के साथ घूमने गई हुई थी और एक सुनसान सड़क पर कुछ लोग आए और सुधाकर पर
एसिड अटैक कर दिया, जबकि सुधाकर के भाई का कहना था कि उसके भाई की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। पुलिस भी अब कशमकश में थी। पुलिस ने सुधाकर की मां को पुलिस थाने बुलाया और उसके बयान लिए। जब पुलिस ने सुधाकर की मां के बयान लिए तो पुलिस हैरान रह गई। क्यों? क्योंकि सुधाकर की मां ने कहा था कि 26 नवंबर के दिन उसकी सुधाकर से बात हुई थी, क्योंकि वो सुधाकर से अलग रहती थी। फोन पर बात हुई थी तो सुधाकर ने कहा था कि मां मैं बिल्कुल ठीक हूं और अब घर जा रहा हूं, घर जाकर आपसे बात करूंगा। उसके बाद ना तो सुधाकर का कोई फोन आया, ना सुधाकर की उसकी मां से बात हुई। और स्वाति और उसकी मां यानी कि सुधाकर की मां में जो बयान दिए गए थे उन बयानों में काफी अंतर था, मिसमैच थे। यानी कि कोई भी बयान ऐसा नहीं था कि कोई मैच कर रहे हो, कोई मेल खा रहे हो। उनके जो और भी कई बयान थे। पुलिस का शक और गहरा हो गया और फिर पुलिस ने वापस स्वाति को पुलिस थाने बुलाया और उससे सख्ती से पूछताछ की। स्वाति को रोज थाने बुलाया जाता, रोज उससे पूछताछ की जाती, सख्ती से पूछताछ की जाती, क्योंकि स्वाति क्रिमिनल नहीं थी और पुलिस की पूछताछ वो सहन नहीं कर पाई और वो टूट गई। टूटने के बाद जो सच्चाई स्वाति ने पुलिस को बताई, सभी दंग रह गए, भौचक्के रह गए। स्वाति ने बताया कि 2014 में उसकी सुधाकर रेड्डी से शादी हुई थी और दोनों बहुत खुश थे, पूरा परिवार खुश था और दोनों के 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चों के बाद उनका परिवार हंसी खुशी रह रहा था और 2 बच्चों के बाद स्वाति अक्सर बीमार रहने लग गई। उसकी कमर और घुटनों में दर्द रहने लग गया। जब स्वाति बीमार रहने लगी तो सुधाकर उसे हॉस्पिटल लेकर गया उसका इलाज करवाने के लिए। तो वहां के डॉक्टर ने, अच्छे हॉस्पिटल में लेकर गया था और वहां के डॉक्टर ने सुधाकर को राय दी थी कि स्वाति को किसी फिजियोथेरेपिस्ट से दिखाया जाए ताकि इसका इलाज जल्दी हो सके। एक अच्छे डॉक्टर की सलाह पर सुधाकर अपनी पत्नी स्वाति को, जिसे वो बहुत प्यार करता था, फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले गया और उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर राजेश रेड्डी। शुरू में तो सुधाकर स्वाति के साथ डॉक्टर राजेश रेड्डी के पास जाता था और उसका इलाज करवाता था, मगर काम में अधिक ज्यादा बिजी रहने के कारण कई बार स्वाति अकेले डॉक्टर राजेश रेड्डी के पास जाती और अपना इलाज करवाती थी। धीरे धीरे स्वाति भी ठीक होने लग गई और डॉक्टर राजेश रेड्डी के साथ स्वाति की दोस्ती हो गई। दोस्ती ऐसी हो गई कि अब राजेश रेड्डी उसके घर आने जाने लगा और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब सुधाकर घर पर नहीं होता था तो डॉक्टर राजेश रेड्डी स्वाति से मिलने उसके घर आ जाया करता था। अब दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं लगा उन्हें। दोनों अक्सर सुधाकर की एब्सेंट में स्वाति के घर मिलने लग गए और धीरे धीरे उनमें प्यार गहरा होता गया। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे और दोनों ने निर्णय कर लिया था कि अब वो शादी करेंगे। मगर सबसे बड़ी समस्या ये थी, स्वाति अगर राजेश रेड्डी से शादी करती तो उसके 2 बच्चे थे, वो शादीशुदा थी, काफी समस्या थी। और फिर अगर वो सुधाकर को तलाक देकर उससे शादी करती तो उसे प्रॉपर्टी से भी कुछ नहीं मिलता। दोनों इसी उलझन में थे तो कि आखिर करे तो क्या करें। फिर एक दिन 2017 में नवंबर का महीना आया। स्वाति रेड्डी अपने घर पर बैठे फिल्म देख रही थी और उसने एक फिल्म देखी। उस फिल्म में दिखाया गया था कि प्लास्टिक सर्जरी से किसी का भी चेहरा बदला जा सकता है। जब स्वाति ने ये फिल्म देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई अपने प्यार को पाने के लिए। उसने तुरंत राजेश रेड्डी को फोन किया और उसे अपने घर बुला लिया। और जब स्वाति ने राजेश रेड्डी को इस फिल्म के बारे में बताया तो वो भी काफी खुश हो गया, क्योंकि उसे लगता था कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा और आसानी से स्वाति के साथ रह सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उस दिन दोनों ने अपने दिमाग में एक प्लान बनाना शुरू कर दिया था और उस प्लान को बनाने के लिए उन्होंने करीब 30 से 35 बार उस फिल्म को देखा था। फिल्म को देखने के बाद दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि प्लास्टिक सर्जरी करता होता है। उससे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूछा जाता है तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा पूरी तरह तो नहीं बदला जा सकता, मगर काफी हद तक बदला जा सकता है। दोनों खुश हो उठे। अब उन्होंने स्वाति के पति सुधाकर को रास्ते से हटाने का सोच लिया, पक्का निर्णय ले लिया।
धीरे 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 दोनों प्लान को अंजाम देने के बारे में सोचते रहे और उन्होंने इस साजिश को अंजाम देने के लिए 27 नवंबर 2017 रविवार का दिन चुना। 27 नवंबर की सुबह सुधाकर अपने बेडरूम में सो रहा था। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो स्वाति थी वो एक हॉस्पिटल में नर्स थी, काफी अच्छे हॉस्पिटल में नर्स थी और काफी अच्छी नर्स थी। और जबकि सुधाकर रेड्डी यानी कि जो स्वाति का पति है वो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर था और दोनों की अच्छी नौकरी थी भाई, अच्छा पैसा भी आ रहा था। तो मेडिकल लाइन का स्वाति को काफी नॉलेज था क्योंकि वो नर्स थी, वो भी एक अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी नर्स के रूप में उसकी गिनती होती थी। तो 27 नवंबर की सुबह जब सुधाकर अपने बेडरूम में सो रहा था तो अचानक से 4:30-5 बजे सुबह स्वाति जागती है क्योंकि उसके दिमाग में प्लान था और 27 नवंबर का वो दिन इन्होंने डिसाइड किया था साजिश को अंजाम देने का। 4:30-5 बजे की बात है, सुधाकर अपने बेडरूम में सो रहा था। स्वाति जागी और उसने सोते हुए सुधाकर को नींद का या बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। क्योंकि स्वाति अच्छी नर्स थी, उसे पता था कि भी इस दवाई की कितनी डोज देनी है और कितनी डोज देने से ये बंदा कितनी देर बेहोश रहेगा, उसे पूरा ज्ञान था क्योंकि वो अच्छी नर्स थी। उसने अपने पति को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और वो बेहोश हो गया। और इंजेक्शन देते ही स्वाति ने अपने प्रेमी राजेश रेड्डी को इसकी जानकारी फोन पर दे दी और राजेश रेड्डी पहले से इस साजिश के लिए तैयार था। जैसे ही स्वाति ने राजेश रेड्डी को फोन किया तो राजेश रेड्डी कुछ ही देर बाद उसके घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद दोनों ने लोहे की रॉड से सुधाकर के सिर पर जोरदार वार किए। इतना ही नहीं, सुधाकर को मरने की पुष्टि करने के लिए दोनों ने मिलकर तकिए से उसका मुंह भी दबा दिया, जिससे दम घुटने के कारण सुधाकर की मौत हो गई। दोनों बड़े शातिर थे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस साजिश को प्लान किया था। दोनों ने एक बेडशीट के अंदर सुधाकर की डेड बॉडी को लपेटा और घने जंगलों में ले गए। वहां जाने के बाद दोनों ने एक गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद सुधाकर की डेड बॉडी बेडशीट सहित उस गड्ढे में फेंक दी और पेट्रोल डालकर उसे जला दिया और दोनों घर आ गए। घर आने के बाद जैसा कि अब शुरू होता है इस घटना का दूसरा पार्ट। घर आने के बाद बात थी प्लास्टिक सर्जरी की और प्लास्टिक सर्जरी के लिए इन्होंने प्लान बनाया था कि सुधाकर को रास्ते से हटाने के बाद राजेश रेड्डी के चेहरे को तेजाब से जलाया जाएगा। अब साजिश का जो दूसरा पार्ट था इसको अंजाम देने की बारी आ गई थी। जब स्वाति ने ऐसा करना चाहा तो राजेश घबरा गया। उसने कई बार मना किया कि तेजाब से वह चेहरा नहीं जलवा सकता, मगर स्वाति थी जो कि राजेश रेड्डी के साथ रहना चाहती थी और उसने प्यार से राजेश रेड्डी को मनाया और इस पर राजेश रेड्डी मान गया। तो स्वाति ने तेजाब से राजेश रेड्डी के चेहरे को जलाया और कंधों को जलाया और जलाया भी इतना कि आराम से बढ़िया तरीके से प्लास्टिक सर्जरी हो जाए, यानी कि 30% तक जलाया था। जलाने के बाद उसका जो चेहरा था बिल्कुल बिगड़ गया था और फिर स्वाति राजेश रेड्डी को लेकर अपोलो हॉस्पिटल चली गई, जहां उसने बताया कि यह यानी कि जो राजेश रेड्डी है यह सुधाकर है और उसका पति है। और फिर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए उसका चेहरा जल गया था, तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर ने भी उन्हें सजेस्ट किया था, तो उनका प्लान लगभग सफल हो चुका था। मगर जो कानून है इससे कोई नहीं बच पाया। जब स्वाति ने पुलिस को सारी कहानी सुनाई तो पुलिस भी दंग रह गई, कैसे एक पत्नी अपने पति को इस तरह से मरवा सकती है और प्लास्टिक सर्जरी जैसी बड़ी साजिश को भी अंजाम दे सकती है। दोस्तों, जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो पुलिस भी लगातार इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। आपको बता दूं कि 10 दिसंबर 2017 को पुलिस ने स्वाति को गिरफ्तार कर लिया और 14 नवंबर 2017 को राजेश रेड्डी को यानी कि स्वाति के प्रेमी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया और 15 दिसंबर 2017 को पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। जो ये घटना है, इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी सच्ची घटनाओं से जुड़े रहने के लिए पेज को भी फॉलो जरूर कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी और ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते हैं।